नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। 1 जुलाई से आपकी जेब पर रेल यात्रा का बोझ थोड़ा और बढ़ने वाला है। भारतीय रेल ने सभी गैर मेट्रो यानी नॉन सबर्बन ट्रेनों में किराए में बढ़ोतरी का ऐलान यहां पर किया है। साधारण श्रेणी के यात्री अब प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा देंगे। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में ये बढ़ोतरी जो है 2 पैसे प्रति किलोमीटर की होगी, जबकि एसी कोच में किराया 4 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। अब 12 साल के बाद बताया जा रहा है कि यात्रियों को किराया वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ सवाल जो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं उन्हीं का जवाब आज इस शो में हम कोशिश करेंगे कि मिले। क्या ये जरूरी था और इसका भार आखिर कौन उठाएगा, सरकार, रेलवे या आम यात्री? जहां एक और रेलवे का कहना है कि इस कदम से परिचालन लागत और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार संभव होगा, वहीं दूसरी ओर रोज सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए ये छोटी सी बढ़ोतरी भी बड़ी चिंता बन सकती है। तो आज का सवाल यही होगा, क्या किराया वृद्धि वाजिब है और रेलवे को आम आदमी की जेब और अपने घाटे के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए? कुछ बड़े सवाल जो आपकी स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। क्या अब हर ट्रेन का किराया बढ़ेगा या कुछ को छूट मिलेगी? 500 से 1000 किलोमीटर की यात्रा से जेब पर कितना असर पड़ेगा? सेकेंड क्लास और जनरल टिकट वालों पर भी बढ़ोतरी लागू होगी। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन कैसे और कब करना होगा? अगर मैंने 1 जुलाई से पहले टिकट बुक कर लिया है तो क्या नया किराया लागू होगा? हमारे साथ जो खास मेहमान जो इन सभी सवालों के जवाब देंगे वो जुड़ गए हैं। AK लाल, एक्स IRAS, फॉर्मर प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु मणि, फॉर्मर जनरल मैनेजर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वंदे भारत एक्सप्रेस क्रिएटर, और साथ ही अजय प्रकाश, फेथ ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए लाल सर, आप ही के पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि इस वृद्धि के पीछे जो रैशनल है वो हमें समझना होगा। देखिए, कहने को तो 2013 और 2020 के बाद इस तरह की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। अब क्लियरली कहा जा रहा है मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन कितनी वाजिब है, किन बातों को संज्ञान में लेकर ये बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जरा इसके पीछे का रैशनल जो आपको समझ में आ रहा हो बताइएगा। ओके, थैंक यू। देखिए, इसके पहले कि हम कुछ रेल के बढ़े हुए किराए के ऊपर बोले हैं, इसके पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए कि रेल का साइज और स्केल क्या है। तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू अप्रिशिएट रीजन बिहाइंड द इंक्रीज। देखिए, भारतीय रेल जो है वर्ल्ड का चौथी सबसे बड़ी रेल है। अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद ये आती है, लेकिन एज ए सिंगल एंटिटी वर्ल्ड में नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर 12 लाख 1.2 मिलियन एम्प्लॉय जो है इस गवर्नमेंट सेक्टर में एक जगह पर। एक चीज, दूसरे इसका जो साइज है कि करीब 68,000 किलोमीटर रूट किलोमीटर है। ये 2024 के डाटा के हिसाब से बता रहा। और डेली जो है 13,000 पैसेंजर ट्रेन और 9,000 फ्रेट ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं। और स्टेशन भी लगभग आपको 7,300 के आसपास है पूरे हिंदुस्तान में। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जो 60,000 किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका। तो है क्या इसकी वजह से कि ये तो है डायरेक्ट, मतलब जो 12 लाख के आसपास मैंने बताया वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही है। उसके बाद इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देती है, जैसे इट सपोर्ट्स कैटरिंग, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस, टूरिज्म। और डेली जो है यहाँ पैसेंजर यात्रा करता है करीब 20 मिलियन है। 20 मिलियन पैसेंजर का मतलब है कि एक ऑस्ट्रेलिया लेकर भारत की रेलगाड़ी रोज यात्रा करती है। इतना बड़ा साइज है, आप ये सोच लीजिए। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसके आपके खर्चे भी होंगे और ऑफ कोर्स अर्निंग भी वहां से होना चाहिए। तो देखा, उसको बोलते हैं कि जो आय होती है और खर्चे होते हैं, उसके निकालने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो
जितना ज्यादा होगा उतना नुकसान होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है कि अब आप देखिए, विगत 8-10 सालों में नई नई ट्रेन चले, स्टेशन बन रहे हैं सारे, मतलब सब रीडेवलपमेंट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब है क्या कि पैसेंजर, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पैसेंजर और गुड्स ट्रेन में, गुड्स ट्रेन 65% जो है गुड्स ट्रेन से आता है रेवेन्यू आय। बिल्कुल। तो लाल और सर, आप ये कह रहे हैं कि ये बढ़ोतरी नाकाफी है और बढ़ना चाहिए था ये किराया? नाकाफी, देखिए नाकाफी तो नहीं कहेंगे, हाँ। लेकिन ये इनविटेबल था, अनिवार्य ठीक था, है, इस अनिवार्य था। हो सकता था जी। चलिए सुधांशु, आपके पास मैं आना चाहती हूँ क्योंकि प्रीमियम सर्विसेज पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। जिस वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, वंदे भारत जैसे अगर हम सर्विसेज की बात करें तो इनको क्लियरली एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू एयर ट्रैवल भी समझा जाता है। आपके मुताबिक क्या ये बढ़ोतरी काफ़ी है, या आपको भी लगता है कि ये इनएविटेबल था, होना था? अब कम ज़्यादा पर भले ही आप बहस कर लें, लेकिन क्या ये सही है? क्या और होना चाहिए था? सुधांशु? देखिए, फ्रेट में जो भी, सॉरी, फ्रेट पैसेंजर दोनों अलग अलग हैं। पैसेंजर सेगमेंट में जो ये बढ़ोतरी है ये इनएविटेबल थी, और पूरी क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। 80,000 करोड़ के करीब अर्निंग है हमारी पैसेंजर्स से, और बाकी फ्रेट मिला के करीब 3 लाख करोड़ की अर्निंग होती है, और एक्सपेंडिचर इससे थोड़ा ज्यादा ही है। ये ऑपरेटिंग रेशियो 100 के नीचे आर्टिफिशियली रखती है रेलवेज, कहीं पेंशन में कुछ कहीं और से सोर्स कर दे एंड सो ऑन, और वो डेलिबरेटली 98-99 के बीच में रखा जाता है, वो अलग डिस्कशन है। मतलब ये है कि पैसेंजर की आपकी अर्निंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, वरना आपका ऑपरेटिंग रेशियो आप 100 के नीचे आर्टिफिशियली भी नहीं रख पाएंगे। अब ये कहाँ बढ़ना चाहिए, ये सवाल उठता है। तो आप जो बढ़ोतरी आप बता रही हैं, मुझे उसकी कितनी जेन्युइन है न्यूज ये मुझे नहीं पता। उसके हिसाब से मैं देख रहा हूं कि ये 1% से ज्यादा रेवेन्यू इससे नहीं बढ़ेगी। 4 पैसे अगर आप एसी में बढ़ाएंगे, एसी के हर क्लासेस, उसमें 3 रुपए से लेके 4.5-5 रुपए तक एसी सेकंड, एसी फर्स्ट में किराया ऑलरेडी होता है। 4, मतलब ओवरऑल अर्निंग 8,000 करोड़ भी नहीं बढ़ पाएगी इससे। तो जब आप किराया बढ़ा ही रहे थे, जो बहुत दिनों से नहीं बढ़ा था, तो कम से कम इतना बढ़ना चाहिए था कि ये गैप जो है ऑपरेटिंग रेशियो में, अर्निंग्स और रेवेन्यू के, अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर के बीच में, वो थोड़ा बेटर बैलेंस हो सके। लेकिन ठीक है, पैसेंजर अर्निंग आप बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं बढ़ा सकते फॉर पॉलिटिकल रीजंस, आपको पता है। तो कहाँ बढ़ना चाहिए ये एक अलग मुद्दा है। जैसे प्रीमियम ट्रेन में आप एसी फर्स्ट में भी पूरा पैसा नहीं रिकवर करते, एसी फर्स्ट भी सब्सिडाइज्ड है। इसका क्या लॉजिक है? आपको सब्सिडाइज करना है तो आप जनरल क्लास, लोअर क्लासेस को जरूर करें, बट कम से कम एसी फर्स्ट जैसे क्लासेस में तो आप जितना आपका एक्सपेंडिचर है उससे 10-20% ज्यादा किराया रखें, ये बड़ा जरूरी है। तो और जिसको अगर आपको लगता है कि उससे एसी फर्स्ट की क्लाइंटेल कम हो जाएगी तो हो जाने दीजिए, लेट देम ट्रैवल बाय एयर। बट आप एसी फर्स्ट के पैसेंजर की वजह से क्यों घाटा मोल लेते हैं? जहां तक जनरल क्लास का सवाल है, देखिए जनरल क्लास में द वे पीपल ट्रैवल इज वेरी बैड। स्लीपर तो चलिए फिर भी उनको सोने की जगह मिलती है, पर जो जनरल क्लास में जैसे हम लोगों को ले जाते हैं, बड़ा इनह्यूमन ढंग से ले जाते हैं, तो उनका किराया बढ़ाना तो एक वैसे ही एक मुद्दा बन जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप हर पैसेंजर को डिग्निटी और कंफर्ट के साथ ले जाएं, भले ही आपको थोड़ा किराया बढ़ाना। और मेरा तो ये मानना है कि AC3 एक कोच है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हो जाता है उसमें, उस लाइन पे जाना चाहिए। गरीब ट्रैवलर्स को भी आप बेटर कंफर्ट दीजिए, ऐसा नहीं है कि अभी जो किराया है उससे थोड़ा और ज्यादा नहीं दे पाएंगे वो। तो ये मेरा मानना है कि ये जो किराया बता रही हैं आप बढ़ेगा, इट इज इन अ वे नाइदर हियर नॉर देयर। आई वुड से फेयर शुड गो अप मच मोर, and comfort and dignity to travelers should be also be given much more than it is today. ऑलराइट, अजय प्रकाश जी, आप ही के पास आती हूँ मैं। कुल मिला के जिस तरह से बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है, प्राइसिंग में कितना फर्क आप देख रहे हैं? 20 से 50 रुपए के आसपास का इजाफा होगा? जो सुधांशु जी ने बोला उसके मुताबिक तो नहीं होगा, क्योंकि बड़ा मार्जिनल इंक्रीज है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस लेवल पे क्यों इंक्रीज किया गया। अगर
जो आपका एम है टू मीट एक्सपेंसेस वो नहीं हो रहा, तो फिर ये फिजूल है ना। सिर्फ इसके लिए आपको ब्रिकबैक्स मिलेंगे, स्पेशली फ्रॉम द लोअर क्लासेस, जहाँ पे कि अपने सब्सिडाइज करने की जरूरत है। रही बात अगेन, जैसे सुधांशु जी ने कहा कि इवन फर्स्ट क्लास एसी में कॉस्ट रिकवर नहीं होता, तो ये तो मतलब इस चीज के को तो देखना बावजूद भी आप चाहिए। कह रहे हैं एयरलाइंस में अगर आप देखेंगे, अगर एयरलाइंस में आप देखेंगी तो इनका जो रेवेन्यू, जो प्रॉफिट आता है वो सिर्फ बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास से आता है, इकोनॉमी से नहीं आता है। यहाँ उल्टा दिख रहा है मामला। नहीं, तो this अजय has to प्रकाश be जी, जो looked शुरुआत at. में आपने कहा, तो आप शुरुआत में आपने कहा कि आपके मुताबिक भी ये जो बढ़ोतरी है वो काफी नहीं है, अगर करना चाहिए था तो अच्छे से ही कर लेते, बट इतना करने पर भी क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट पे असर पड़ेगा? जिस लोअर क्लास की हम देखिए, बात कर रहे हैं उन पर असर पड़ेगा? असर तो जरूर पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो कंडीशंस है अपनी ट्रेन्स की, वो मतलब अगर आप अनरिजर्व्ड और जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं कर सकते आप, और मैं तो नहीं कर सकते आज की तारीख में। कर चुका हूं मैं भी जब स्टूडेंट था, लेकिन उससे हालात कहीं बदतर हो गए हैं। और जैसा कि अगेन सुधांशु जी ने कहा, डिग्निटी होनी चाहिए ट्रैवल में। आप किसी और देश की ट्रेन में चले जाइए, माना हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है आज पूरे वर्ल्ड में, बावजूद उसके कम से कम हर सिटीजन का ये राइट तो है कि उसे ढंग की ट्रेन मिले विच रन्स ऑन टाइम, जो कि साफ सुथरी हो, जिसपे जो खाना अगर आपको आ रहा है तो उसमें कीड़े मकोड़े और कॉकरोच ना हो। मतलब ये चीजें भी तो देखनी चाहिए इनको। सिर्फ फेयर बढ़ाने से सिर्फ आपको यही मिलेगा कि भाई क्यों बढ़ा दिया, हर जगह महंगाई है, यहाँ भी बढ़ा दिए, तो इसके लिए क्रिटिसिज्म तो आएगा ही इसके आएगा। एवज में जो है आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है लाल सर, और मेरे ख्याल से ये एक शिकायत हमेशा से रही है। देखिए, रेलवे का रेवेन्यू जनरेशन हमेशा सवालों में रहा है, और हमेशा जितनी भी कोशिश यहाँ पर की गई है लाल सर, वो नाकाफी होती हुई दिखाई दी गई है। बहुत बड़ा तबका जिसको अफोर्डेबिलिटी मुहैया कराने के लिए रेल सर्विसेज पर प्रेशर रहता है कीमतें नहीं बढ़ाने का, टैरिफ में वृद्धि नहीं करने का, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की वृद्धि होती है तो उम्मीद होती है, और जैसे बताया भी जा रहा है कि जो भी रेवेन्यू होगा वो सुधार में जो है अमल में लाया जाएगा। लेकिन अब तक जितना कुछ हुआ है लाल सर, कुछ भी इम्पैक्टफुल नहीं दिखा गया है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, और जो दोनों हमारे पैनलिस्ट कह भी रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप विस्तार से इस पर बात कर पाए लाल सर। मैडम, आप देखेंगे कि जो पैसेंजर फेयर है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, इसलिए उसको सब्सिडाइज करके रखी हुई है। और एट द सेम टाइम गुड्स ट्रैफिक में भी अगर आप जाएंगी तो गुड्स ट्रैफिक में भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो हाईली सब्सिडाइज है, लाइक सॉल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सीधी सी बात है कि अगर गुड्स में, जो जैसा मैंने बताया कि गुड्स करीब 65% आपका शेयर है उसका, और साथ में गुड्स के लिए अब चैलेंज क्या आ गया कि आपका अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, तो वो एक जबरदस्त चैलेंज है रेलवेज के सामने। और जैसा फिर कहा गया कि पैसेंजर ट्रैफिक में फर्स्ट एसी में बढ़ा दें, तो अगर फर्स्ट एसी के पैसेंजर के ऊपर आप और लोड करेंगे तो उसका होता क्या है कि रेलवे वुड बी इन कैच 22 सिचुएशन, यानी कि फर्स्ट एसी का पैसेंजर फिर एयर ट्रैफिक की तरफ मूव कर सकता है। और ये है कि जैसा ये कि अगर खाली जा रहा तो कोई बात है, जाने दीजिए। देखिए क्या होता है कि बिजनेस में अगर आपने टाइमली उसको इनकैश नहीं किया तो दैट इज ए पेरिशेबल। ट्रेन अगर चल दी, पिक्चर चालू हो गया, सीट नहीं भरा, ट्रेन की सीट नहीं भरी, तो दैट इज ए पेरिशेबल, नुकसान है। तो इस तरह से रेलवेज को मैनेज करना पड़ता है कि विन विन सिचुएशन हो और किसी के पॉकेट में बोझ भी ना पड़े। जो ये पैसे में बढ़ा है, आप जानते हैं इससे क्या है, प्रोजेक्टेड जो अर्निंग है 700 करोड़ रुपए मात्र है, मात्र 700 करोड़ रुपए है। 700 करोड़ रुपए इस साइज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। देर, क्योंकि हम लोग तो काम कर चुके हैं, देखे हैं, गवर्नमेंट की मजबूरी होती है कि हमें जो गरीब से गरीब आदमी है वो ट्रेवल कर सके।
यहाँ शुरुआत होती है कि सबसे गरीब आदमी ट्रेवल कर सकता है कि नहीं। यस, थोड़ा सा बड़ा है तो एक्सपेंडिचर स्वाभाविक से बढ़ेगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल जैसा होगा। ठीक है, केवल बीपीएल को छोड़ दीजिए, नेग्लिजिबल होगा। तो एक और भी कहावत है कि अगर किसी को एम्पावर करना है तो जरूरी नहीं कि उसको सब्सिडी दें, उसको एक्सपेंडिचर बढ़ने दीजिए और उसको इस तरह से स्किल डेवलप करिए कि वो कमा सके और खर्च कर सके। दैट इज माय व्यू पॉइंट। अंशु जी, आप किस तरह से काउंटर करेंगे? क्योंकि देखिए सब्सिडी वाला मॉडल भी जो है सुधांशु, वो बहुत ज़्यादा समय तक हम चलता हुआ नहीं देखेंगे। इसमें कोई स्थिरता नहीं है किसी भी तरह की डेफिनेटली, और भी एवेन्यूज आपको रेवेन्यू कमाने की कंसिडर करने ही होंगे। और जिस तरह की बढ़ोतरी की हम बात कर रहे हैं, अगर करना ही था तो अच्छे से कर लेते, ताकि लोगों को एक बार में ही झटका लगता, लोगों को एक बार ही शॉक लगता, वो कम से कम मेंटली तैयार तो होते कि अच्छा ठीक है फाइनली इतना इजाफा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित हो जाता, ये तय हो जाता कि उसके एवज में आपको सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। सुधांशु, देखिए, ब्रिकबैट्स तो मिलने ही हैं, आप चाहे 1 पैसा बढ़ाएं चाहे 10 पैसा। अब आप, मुझे ये फिगर नहीं पता था, अभी अभी लाल साहब ने बताया 700 करोड़, ये तो कुछ भी नहीं है। 80,000 करोड़ आज की अर्निंग है। आप अगर 10% भी ज्यादा मॉपअप करते तो 8,000 करोड़ मिलता। चलिए 10 नहीं 5% करते तो 4,000 करोड़ मिलता। और मैं ये कह रहा हूं कि एसी सेकंड और एसी फर्स्ट के पैसेंजर जो उस रेंज में हैं, जो एयर ट्रैवल कर सकते हैं, उनको सब्सिडाइज करने की कोई जरूरत नहीं। आखिर क्यों? पहली चीज। दूसरी, मैंने पहले बात की, आप लोअर क्लासेस में डिग्निटी और कंफर्ट इंप्रूव करिए, उसके बाद थोड़ा बहुत किराया बढ़ा सकते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर रूट पे 1-2 माइग्रेंट लेबरर्स के लिए ट्रेन जो जिसमें वो बैठ के जाएं, खड़े होके नहीं। यहाँ मैं सबअर्बन ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस में लोग खड़े खड़े जाते हैं, उनको कम से कम बैठने की जगह मिले। ऐसा करें, किराया चाहे आप 5-10% और बढ़ा लें। और फिर आपका ऑपरेटिंग रेशियो जब इतना खराब है तो आप ये 4-5 हजार 8,000 करोड़ से आपका काम चलेगा नहीं। आपको चूंकि सोशल ऑब्लिगेशन मेंटेन करना है, इसलिए फ्रेट ट्रेन से अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, जो कि नहीं हो रहा है। कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 6-7% और रेलवे की फ्रेट ग्रो करती है 1%, 2%। लास्ट ईयर ग्रोथ वाज 1.7% इन स्पाइट ऑफ डीएफसीज कमिंग इनटू बिजनेस। सो दिस हैज टू बी एड्रेस्ड। आप फ्रेट अर्निंग बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और फ्रेट अर्निंग में बहुत ज्यादा सोशल ऑब्लिगेशन का सवाल नहीं है वो, बल्कि ज्यादातर फ्रेट प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव पा रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स। आप बल्क के सहारे अब तक जिंदा थे, धीरे धीरे बल्क कम होगा। कोल अभी से 5-7 साल चलेगा तो आप योर हेड इज जस्ट अबव द वाटर। यू हैव टू प्लान फॉर फ्यूचर, बैलेंस अदर गुड्स, जो पेरिशेबल, एफएमसीजी, इस तरह के जितने गुड्स हैं, फास्ट मूविंग गुड्स, उसमें आपका परसेंटेज 5% है पूरी कंट्री में। इसको बढ़ाने के लिए आपको कई मेजर्स लेने पड़ेंगे। डेडिकेटेड वैगन्स, टाइम टेबल ट्रेन्स, लास्ट माइल एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, freight rationalization, which should be given to lower levels. Right now, everything is decided by railway board, and local leadership does not really have a big role to play in attracting traffic. These are the things you have to do. You have to do while maintaining your social obligation, especially for poorer travelers. You have to look at means to boost your freight earnings. आप जब तक freight earning नहीं बढ़ाएंगे तो रेलवे की फाइनेंशियल हालत जो बुरी है वैसी ही रहेगी। और सर्विसेज तभी इंप्रूव होंगी जब आप एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। अभी एक्सपेंडिचर आपका कम है, इसलिए सर्विस वैसी आप शायद नहीं दे पाते हैं, तो वो भी तभी बढ़ेगा जब अर्निंग बढ़ेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि फ्रेट अर्निंग्स में क्वांटम जंप लाया जाए। और आज रेल परसेंटेज, गवर्नमेंट का प्लान था टू टेक इट टू 45% बाय 2047। ये घटता जा रहा है। आपको ताज्जुब होगा जान के आज ये 25% के करीब आ गया। तो ये सब चीजें हैं विच हैव टू बी एड्रेस्ड। वन लास्ट वर्ड, जब आप ब्रिक बैट्स लेने को तैयार हुए, आपने पैसेंजर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, अगर आप जैसा आप बता रही हैं, तो कम से कम इतना तो बढ़ाते हैं कि 3-4 करोड़ और मॉपअप कर सकते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अगर इतना घाटा है ही और पब्लिक डोमेन में ये सारी इंफॉर्मेशन है भी, तो कहीं ना कहीं वो एक फेयर डील
लगती भी ग्राहकों को, यूजर्स को, ट्रैवलर्स को। अजय प्रकाश जी, क्योंकि आप फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, रेल बनाम विमान यात्रा, इस तरह की बढ़ोतरी से कितना इम्पैक्ट छोटी और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए, अगर मुझे समझना हो तो आप आकलन कर पाएंगे। ट्रैवल एजेंसियों की रणनीतियां जो है, क्या इस तरह की बढ़ोतरी के चलते बदल सकती हैं? क्योंकि हम लोअर तबके में थोड़ा सा इम्पैक्ट का जिक्र कर ही रहे हैं। देखिए, बढ़ोतरी छोटी हो या बहुत बड़ी हो, लोगों को हर एक एक रुपया अगर बढ़ता है तो वो भारी तो लगता है जेब पर। बतौर एसोसिएशन ऑफ अ फेडरेशन, किस तरह से आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे विमान यात्रा से? किस तरह से आप इस बढ़ोतरी को इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस और जो सीजन वाले समय होता है तब लोगों को बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग की जरूरत होती है, क्या उनको आप सलाह देंगे, क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, सीजन में तो मतलब रेल टिकट रिजर्वेशन मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, और ये सब लोगों ने फेस किया है। जहां हॉलिडेज आए वहां आपके सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए। सिर्फ आपको फिर वीआईपी कोटा में अगर किसी की जान पहचान है तो वो जाकर के करवाएंगे। रही बात डिफरेंस बिटवीन रेल एंड एयर पैसेंजर्स, हालांकि एक तरफ ये योजना है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, लेकिन वो कई रूट्स एक बार खुले बंद हुए तो रेलवेज तो इज स्टिल द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। मतलब जितने लोग एक साल में डोमेस्टिकली ट्रैवल करते होंगे बाय एयर, ऑलमोस्ट उतने लोग एक दिन में इंडियन रेलवेज पे ट्रैवल करते हैं। ये है तो फर्क तो पड़ेगा ही जहां आपका फेयर बढ़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ 700 करोड़ इज व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड, तो इसका मकसद क्या था इस हाइक का? मतलब इसको या तो ये होता वाजिब जिसमें कि आपको कुछ सुविधाएं एडिशनल मिलती, आपकी ट्रेन टाइम पे चलती, आपका सेफ्टी इंप्रूव होता, तब तो समझ में आता था। लेकिन इस पैसे से तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसके अलावा आपके लीकेजेस है, जो हमारे नेता लोग हैं उनके पास फ्री कोटाज हैं। तो मतलब ये जो चीजें हैं, आई रियली डोंट नो कि रेलवेज का इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। रेलवेज आर एन इसेंशियल पार्ट, आई मीन उसके बिना तो हिंदुस्तान रुक जाएगा। लेकिन अगर ये हमेशा घाटे में चलती रही तो ये भी रुक सकती है। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लाल साहब है, सुधांशु जी है, दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस। इन्होंने जो आंकड़े बताए, फॉर मी सम ऑफ देम आर आई ओपनर, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग मोस्टली विद एयर ट्रैवल। तो पैसेंजर्स जो है, अगर आप कहते हैं कि अजय प्रकाश जी, फर्स्ट एसी का, अजय प्रकाश जी, लोगों का मोह भंग होगा रेल यात्रा से, क्योंकि सुविधाएं भी नहीं है और बढ़ोतरी है। यस, आई मीन अनफॉर्चुनेटली होगा तो सही, लेकिन आपके पास उपाय नहीं। यू हैव टू यूज द रेलवेज, दैट्स इट फ्रॉम मी। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर जिस तरह से किराए बढ़ाने का ऐलान किया गया है, भले ही इसको सबसे कम बढ़ोतरी कहा जा रहा है, पैनलिस्टों के मुताबिक ये काफ़ी नहीं है। और 700 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो भी फिलहाल भरपाई के लिहाज से कम ही दिखाई दे रहा है। पर मोटी बात ये है कि आपकी जेब पर थोड़ा सा ये किराया भारी तो पड़ेगा ही। अब आने वाले समय में जब ये लागू हो जाएंगी, जब नया किराया लागू हो जाएगा, उस पर कितना कंज्यूमर और ट्रैवलर का ट्रैफिक आता है, कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद, आप तीनों का समय दिया और इस पैनल पर चर्चा की इस मुद्दे पर। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे भी आज की इस पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।